हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो भाई मजा आ रहा है क्या नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में? ट्रेन में बैठ के आनंद की अनुभूति हो भी रही है कि नहीं हो रही है? टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? हो रहे हैं ना। हम पीवाईक्यूज डिस्कस करते जा रहे हैं। आई होप आप लोगों की हेल्प हो रही होगी इससे। मैं उम्मीद बैच में भी कह रहा था कि जो जो चैप्टर वहां पढ़ते जा रहे हो उसके पीवाईक्यूज यहां कवर करते जाओ, तुम्हारा पूरा पैकेज बन जाएगा, है ना। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट करे हम आए हैं आज हमारे अगले चैप्टर के ऊपर इस बैच के, एंड दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। तो यार अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बात करो ना, अगर एनसीईआरटी की बात करो तो इस चैप्टर में दो हिस्से हैं। एक ऊष्मागतिकी होता है थर्मोडायनेमिक्स, एक होता है ऊष्मा रसायन थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री हम कंबाइन करके पढ़ते हैं। यार चैप्टर अच्छा है, फंडे बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपको चीजें आती हैं करनी, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, और आपको देखने में मिलेगा कि यार अरे वाह, ये सवाल तो मुझसे बन गया, ये तो बहुत आसान था। बाकी अभी अपन डिस्कस करेंगे ये चीजों को एक एक करके। सही है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पीवाईक्यूज का डिस्कशन। तो अगर आज आपसे कोई पूछेगा क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, तो हम बोलेंगे सारे के सारे पीवाईक्यूज। क्या कवर करने हैं? सारे के सारे पीवाईक्यूज। और कोई कहेगा लेक्चर नंबर 1, तो भाई लेक्चर नंबर 1 क्या है ये तो हम बोल देंगे, है भली लेक्चर नंबर 1, बट ये क्या है? हमारा एक वन शॉट लेक्चर जिसमें हम थर्मो के सारे पीवाईक्यूज को कवर कर देंगे। ठीक है साहब, समझ आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अगर यहां तक बात समझ में आती है तो हम एक एक करके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और हमारी बात हुई भी है, आपको वही करना है। सवाल दिखा, स्क्रीन को करा पॉज और सवाल को करा चालू। ठीक है, यहां एक करेक्शन कर लेना, यहां एक करेक्शन कर लेना। ये है Q प्लस W। क्या है ये? Q प्लस W। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर आइए। सवाल कह रहा है निम्न में से कौन अवस्था फलन नहीं है? निम्न में से कौन अवस्था फलन नहीं है? तो यार पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली है क्या फलन। फलन क्या चल रहा है ये? तो बेसिकली बेटा हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, हमारे पास दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक होता है अवस्था फलन और एक होता है पथ फलन। एक होता है अवस्था फलन, एक होता है पथ फलन। अवस्था फलन वो होता है जो प्रारंभिक और अंतिम दोनों स्थितियों पे निर्भर करता है और उसके अंतर से फिर डिफाइन होता है। मतलब वो अवस्था पे निर्भर करेगा कि कोई चीज की प्रारंभिक अवस्था क्या है और फाइनल अवस्था क्या है। पथ फलन क्या होता है? जो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप इस पथ से जा रहे हो, इस पथ से जा रहे हो या इस पथ से जा रहे हो। समझ रहे हो? अगर आपको ए से बी जाना है तो आप कौन से रास्ते से जा रहे हो, कौन से पथ से जा रहे हो, वो पथ फलन होता है। और अगर आप केवल ये कह रहे हो कि प्रारंभिक अवस्था ये है, अंतिम अवस्था ये, सिर्फ इस पे निर्भर कर रहे हो, तो वो आपका अवस्था फलन होता है। सही है, ठीक है साहब। अगर अवस्था फलन और पथ फलन की बात समझ में आती है तो बेटा जी आपके पास में अवस्था फलन जो है ये कौन कौन होते हैं? अवस्था फलन आपका हो गया जैसे कि U, जैसे कि G, जैसे कि H, जैसे कि S, जैसे कि T, है ना। आपका P हो गया, V हो गया, T हो गया। एक सेकेंड, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दाब, आयतन, ताप तो होते ही हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स वाले एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा और एंट्रोपी, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके क्या होते हैं? अवस्था फलन। जबकि अगर पथ फलन की बात करी जाए तो हमारे पास केवल दो ही पथ फलन हैं, Q और W। हमारे पास केवल दो ही पथ फलन हैं, Q और W। Q क्या हो गया? ऊष्मा, और W क्या हो गया? कार्य। सही है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे आसानी से हो जाएगा। सवाल कह रहा है निम्न में से कौन अवस्था फलन नहीं है? अगर अवस्था फलन नहीं है तो क्या है? पथ फलन है। ठीक है जी, देखो ध्यान से। पहला ऑप्शन है Q प्लस W। तो आपको मैं ऊष्मागतिकी का पहला नियम याद दिला दूं। पहला नियम होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो अगर Q प्लस W लिखा है मतलब ये लिखा है, और ये क्या है? अवस्था फलन है। ये क्या होगा? डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पे डिपेंड करेगा। तो ये तो आपका क्या है? अवस्था। ठीक है जी। दूसरा Q तो सभी को पता है, Q हो या W हो, ये क्या कहलाते हैं? आपके पथ फलन।
ये क्या कहलाते हैं आपके पथ फलन। अच्छा, W भी क्या होगा आपका ऑब्वियसली पथ फलन कार्य। और अगर कोई कहे H माइनस TS तो ये किसके बराबर होता है, तो मैं आपको याद दिला दूं, गिब्स ऊर्जा जो होती है ना वो बराबर होती है H माइनस TS के। और गिब्स ऊर्जा सभी को पता है क्या होता है, अवस्था फलन। क्या होता है, अवस्था फलन। तो बेटा इस तरीके से हमको समझ में आता है कि आपका सेकंड और थर्ड जो है वो अवस्था फलन नहीं है, वो क्या है, पथ फलन है। अगर वो अवस्था फलन नहीं है तो बेटा जी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही है, समझ आई बात, पक्का। अवस्था फलन वो होता है जो किसी के प्रारंभिक और अंतिम पे डिपेंड करे, और पथ फलन वो होता है जो प्रारंभिक अंतिम जो उसको अंतर नहीं है, उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब इस बात से है कि आप कौन से रास्ते से जाते हो, आप कौन से रास्ते से जाते हो। सही है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, यहां आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समीकरण किसी आदर्श गैस के प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार नहीं है। मतलब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार नहीं है, प्रथम नियम के अनुसार नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए ध्यान से, आपका प्रथम नियम है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपका प्रथम नियम है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है तो पहला ऑप्शन कह रहा है चक्रीय प्रक्रम। तो बेटा मैं आपको याद दिला दूं, चक्रीय प्रक्रम वो होता है जिसके अंदर आप जहां से शुरू करते हो घूम फिर के वहीं आ जाते हो। जहां से शुरू करते हो अगर घूम फिर के वहीं आ जाते हो, मतलब आपने पूरा चक्र कंप्लीट कर लिया, यहां से शुरू हुए घूम फिर के यहीं आ गए। अगर एक चक्र कंप्लीट हो गया तो मुझे एक बात बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि प्रारंभिक और अंतिम वो दोनों ही जगह क्या हो गई, सेम। अगर प्रारंभिक और अंतिम जगह सेम हो गई है तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि हर अवस्था फलन का मान यहां क्या होगा, 0। तो डेल्टा यू का मान भी 0 होगा। प्रथम ऊष्मागतिकी का नियम तो यही कहता है, उसमें तो यही अवस्था फलन है। अगर इसका मान 0 होगा तो हम बोलेंगे Q का मान किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू 0 तो Q प्लस डब्ल्यू 0, और Q प्लस डब्ल्यू 0 मतलब Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। समझ आई क्या बात। तो पहला पॉइंट चक्रीय प्रक्रम के हिसाब से Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यस बिल्कुल सही है। तो ये तो ठीक है। सवाल कह रहे हैं कौन नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर ये नहीं है क्योंकि हमें तो गलत वाला बताना है। अच्छा, बी पार्ट, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम का क्या मतलब होता है बेटा, रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से, रुद्धोष्म प्रक्रम का यह मतलब होता है ऐसा प्रक्रम जहां पे ऊष्मा का मान क्या हो जाता है, 0। ठीक है, ना तो किसी प्रकार की ऊष्मा अवशोषित होती है ना किसी प्रकार की ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगर ऊष्मा का मान 0 हो जाता है तो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखोगे तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाता है, डब्ल्यू के। डेल्टा यू किसके बराबर आ जाता है, डब्ल्यू के। अगर डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर आ जाता है तो यहां क्या लिखा है, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू के बराबर। क्या ये सही है, नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आओ आगे वाले भी देख लेते हैं। सम आयनिक प्रक्रम। सम आयनिक प्रक्रम कुछ नहीं होता, यह सम आयतनीय प्रक्रम होना था। सम आयतनीय, सम आयतनीय प्रक्रम की अगर हम बात कर रहे हैं तो सम आयतनीय प्रक्रम हो गया जिसमें आयतन स्थिर है, मतलब डेल्टा V0 या फिर dV0। और अगर dV0 हो गया तो बेटा जी आपका कार्य क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, और dV का मान 0, यानी कि कार्य का मान क्या हो गया, 0। अगर कार्य का मान 0 हो गया तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, Q के। डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, Q के। देख लो डेल्टा यू Q के बराबर है, मतलब ये तो सही लिखा है, मतलब हमारा आंसर ऑब्वियसली नहीं है। और आखिरी समतापीय प्रक्रम। बेटा अगर समतापीय प्रक्रम की बात करते हो तो समतापीय का मतलब ताप स्थिर होना चाहिए, और जब ताप स्थिर होता है इसका मतलब डेल्टा टी या dt 0 होता है। इसका मतलब डेल्टा यू डेल्टा एच
दोनों का मान क्या हो जाता है? जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो हो गया मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू का मान जीरो, मतलब क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर। तो ये भी सही है, मतलब हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर केवल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ आई क्या बात? इस तरीके से फर्स्ट लॉ के साथ सवाल आपसे खेल सकता है और आपसे चीजें पूछ सकता है। आसान था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। ये वाला सवाल यार, ये मैं चाहता हूं तुम लोग ना ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो। चलो तो मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूं, तुम लोग इसको ट्राई करो। मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूं, तुम लोग इसको ट्राई करो, देखते हैं तुम लोग कैसे करोगे। तुम्हें यूनिट कन्वर्जन याद है कि नहीं, मुझे वो देखना है। अगर तुम्हें इकाइयों में खेलना आ गया, यूनिट में खेलना आ गया, तो फिर इस सवाल में कुछ नहीं है। तो ट्राई करके देखना। 30 सेकंड का टाइम है और टाइम खत्म होने वाला है। हाँ जी, आया कि नहीं आया? हाँ भाई, आया कि नहीं आया? क्या कर रहे हो यार? आ गया क्या? चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। सवाल कह रहा है 3 एटीएम के स्थिर दाब पर किसी आदर्श गैस को 4 डेसीमीटर क्यूब से 6 डेसीमीटर क्यूब के आयतन तक प्रसारित करने में कितना कार्य लगेगा? तो बेटा एक बात सोचो, अगर कार्य पूछा है तो W किसके बराबर? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ये है आपका W, है ना? ठीक है। एक्सटर्नल दाब है 3 एटीएम, एक्सटर्नल दाब है 3 एटीएम। अच्छा, आयतन क्या है? V2 और V1। तो V2 का मान है 6 डेसीमीटर क्यूब और V1 का मान है 4 डेसीमीटर क्यूब। अब आपको यह समझ में आए यहां पे कि अगर आप इन वैल्यूज को रख भी दोगे तो आपका हुआ -3 इंटू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा -6 एटीएम डेसीमीटर क्यूब। ये आ गया W का मान, -6 एटीएम डेसीमीटर क्यूब। अब समझो बात को, हम बोलेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि बेटा ये 1 लीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर। अगर 1 लीटर के बराबर होता है तो यहीं से तुम्हारा W सॉल्व होके आ गया -6 एटीएम लीटर। W क्या आ गया? -6 एटीएम लीटर। अब अगर आप एटीएम लीटर देखोगे तो बेटा जी बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, यूनिट पे ध्यान ही नहीं देते, यूनिट पे ध्यान ही नहीं देते, उन्हें नंबर दिखाई देता है -6 और वो -6 जूल टिक करके आ जाते हैं और हंसते खेलते सवाल गलत हो जाता है। तो अपने को यूनिट का बहुत विशेष ध्यान रखना है। ये एटीएम लीटर है, आपको ऑप्शन जूल के दिए हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1 एटीएम लीटर जो होता है ये किसके बराबर होता है? 101.325 जूल। 1 एटीएम लीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 101.325 जूल। तो यहां से आपका जो W है वो किसके बराबर आता है? -6 इंटू 101.325 जूल। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? -608 जूल के आसपास। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। सही है? समझ आई बात? ये हो गया, इजी था। तो बेटा ये सवाल बहुत आसान था, इस सवाल में कुछ था ही नहीं, बस एक ही चीज थी जो आपके साथ खेल कर सकती थी, वो थी ये। एक ही चीज थी जो आपके साथ खेल कर सकती थी, वो थी ये। ठीक है? समझ आई बात अच्छे से? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अगर ये क्वेश्चन भी तुमने कर लिया है तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। 1 मोल गैस का ताप स्थिर दाब पर 1 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो कितना कार्य होगा? 1 मोल गैस का ताप, ध्यान से देखना, 1 मोल गैस का ताप स्थिर दाब पर अगर 1 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो कार्य कितना होगा, यह आपको बताना है। ठीक है? अगर 1 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो कार्य कितना होगा? मतलब कहने का यह है कि अगर T1 था 0 डिग्री सेल्सियस तो T2 हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज कितने का आ गया? वो तो 1 ही आया। अब बेटा चेंज तो डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, सेम ही आता है। तो आपको सवाल ने बोला कि डेल्टा टी का मान 1 है, डेल्टा टी का मान 1 है, गैस के मोल हैं आपके पास 1 मोल,
ठीक है, और आपको बोल रहे हैं स्थिर दाब है, मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, चलो जी, अगर इनके थ्रू आपको W निकालना है तो W क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ये कह सकते हैं। ठीक है साहब, अब अगर गैस है तो तुम्हें एक बात अच्छे से पता होगी कि गैसेस के लिए तो PV इक्वल टू nRT लग जाता है, और यहां से वॉल्यूम आ जाता है nRT बाय P के बराबर, वॉल्यूम आ जाता है nRT बाय P के बराबर। अगर वॉल्यूम nRT बाय P के बराबर आ जाता है तो W किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 को लिख देते हैं nRT2 बाय P2 माइनस V1 को लिख देते हैं nRT1 बाय P1। सही है, कोई दिक्कत? अब यार सवाल ने एक लाइन लिखी है स्थिर दाब, स्थिर दाब है तो सब कुछ कांस्टेंट ही है। अगर स्थिर दाब ही आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि P1, P2, P एक्सटर्नल ये सब कुछ फिक्स है। इसकी वैल्यू क्या मान लो आप, P मान लो। इसकी वैल्यू क्या मान लो आप, P। अगर इसकी वैल्यू मानते हो P तो W का मान क्या हो जाएगा, W का मान हो जाएगा माइनस P इंटू NR बाय P इंटू T2 माइनस NR बाय P इंटू T1। सही है, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस पी, डिनोमिनेटर में माइनस पी इंटू NR बाय P हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बना T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बना। ध्यान से देखना जरा, P से P कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, ये क्या बना, ये बन गया बेटा माइनस NR डेल्टा T। अब डेल्टा T का मान भी 1 है और n का मान भी 1 है। अगर दोनों चीजें 1 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस आर। आंसर क्या आएगा, माइनस आर। और अगर माइनस आर आ गया, ऑप्शन में माइनस कहीं भी नहीं है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड टिक करना पड़ेगा जो कि होगा आर। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। सही है क्या? कुछ नहीं करा, जो बेसिक फॉर्मूला था बस उसी के साथ में खेल लिया मैंने, उसी के साथ में खेल लिया। बस PV इक्वल टू NRT यूज किया, क्योंकि गैसों के लिए तो PV इक्वल टू NRT आमतौर पे लग ही जाता है, राइट? तो वही किया हमने। सही है ना, बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था। चलो जी आगे चलते हैं। अगर आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म स्थिति में मुक्त प्रसारण के लिए सही है। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े वर्ड्स, समझो ध्यान से। पहले कह रहा है आदर्श गैस, मतलब PV इक्वल टू NRT लागू है। रुद्धोष्म स्थिति मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब Q का मान 0 है। ये यहां से समझ आ गया। मुक्त प्रसारण, मुक्त प्रसारण का मतलब होता है कि निर्वात में तुम लोग गैस को प्रसारित कर रहे हो, मतलब बाहरी दाब 0 है। ठीक है, अगर बाहरी दाब 0 है, Q भी 0 है, तो इस बात को समझें कि Q तो 0 आ गया क्योंकि रुद्धोष्म परिस्थिति थी। अगर मुक्त प्रसारण है, बाहरी दाब 0 है, तो W का मान क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल का मान 0 है तो हम W का मान भी यहां पे 0 बोल दें क्या, W का मान भी यहां पे 0 बोल दें क्या, Q 0 W 0। अगर Q और W 0 हो गया तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है कि डेल्टा U जो है आपका, ये बराबर है Q प्लस W के। ये भी 0, ये भी 0, तो डेल्टा U का मान आ गया 0। डेल्टा U का मान आ गया 0। ये 0, ये 0, ये 0। अगर ये 0 आ गया तो एक बात सोचो, डेल्टा U को तुम क्या लिख सकते हो, NCV डेल्टा T लिख सकते हो, और इसका मान 0। अब बेटा किसी गैस के मोलों की संख्या तो 0 हो नहीं सकती। CV क्या है उसकी, उसका क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये भी 0 हो नहीं सकती। डेल्टा T को 0 होना पड़ेगा। अगर डेल्टा T को 0 होना पड़ेगा तो तुम्हें यहां से समझ में आया कि किसी भी गैस के लिए अगर आप रुद्धोष्म स्थिति में मुक्त प्रसार करते हो तो Q 0, W 0, डेल्टा T भी 0। अगर Q 0, W 0, डेल्टा T भी 0 है तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। सही है, जहां Q 0 होगा, W 0 होगा, डेल्टा T भी 0 होगा। समझ में आई क्या ये बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है अच्छे से? बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो अब आप कहोगे सर डेल्टा टी भी 0 हो गया, मतलब ये तो समतापीय भी हो गया। तो बेटा मुक्त प्रसारण में ऐसा ही होता है ना, ये एकमात्र केस है जहां ऐसा ही होता है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अगले क्वेश्चन पे चले तो ये देखो क्या कह रहा है सवाल, पढ़ना। तो सवाल कह रहा है जब 1 मोल गैस को स्थिर आयतन प्रक्रम में गर्म किया जाता है तो ताप 218 केल्विन से बढ़कर 308 केल्विन हो जाता है। यदि गैस को 500 जूल ऊष्मा दी जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो बेटा जी ध्यान से देखो, सवाल कह रहा है 1 मोल गैस है, सवाल कह रहा है 1 मोल गैस है, स्थिर आयतन का प्रक्रम है, यानी कि आयतन में कोई प्रकार का चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब W का मान 0 है, क्योंकि W होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। अगर डेल्टा V 0 तो W भी 0। ठीक है। ताप जो है 218 केल्विन से 308 केल्विन, ताप जो है वो 218 केल्विन से बढ़कर 308 केल्विन तक होता है। अगर गैस को 500 जूल ऊष्मा दी जाती है, मतलब Q का मान है प्लस 500 जूल, तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो बेटा एक बात सोचो, W 0 है, Q प्लस 500 है, इतनी बात तो समझ आ गई है। W 0 Q प्लस 500, तो मुझे एक बात बताना, डेल्टा U किसके बराबर हो जाता है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? डेल्टा U बराबर है Q प्लस W के। बोलो हाँ या ना। डेल्टा U बराबर है Q प्लस W के। अब तुम्हें W तो 0 दिखाई दे रहा है और Q जो है वो 500 दिखाई दे रहा है, तो जो डेल्टा U है वो किसके बराबर हो जाएगा? प्लस 500 जूल। डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा? प्लस 500 जूल। तो बेटा डेल्टा U आ गया, Q आ गया, W आ गया। बोलना यहां तक बात समझ आई क्या? यहां तक समझ आया तो इसी का तो ऑप्शन है। अगर इसी का ऑप्शन है, अब आप कहोगे सर Q को प्लस 500 क्यों लिखा? तो बेटा सवाल कह रहा है 500 जूल ऊष्मा दी जाती है, जब आप बाहर से देते हो तो वो उसको अवशोषित करता है या उत्सर्जित होती है, तो आप बाहर से दे रहे हो तो अवशोषित ही होगा, तो प्लस 500। तो देखना डेल्टा U और Q का मान हो गया 500 जूल और W का मान हो गया 0, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। करेक्ट हो गया ऑप्शन बी। दैट्स इट, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है, समझ आई बात? पक्का? ठीक है जी। अगर यहां तक बात समझ में आती है, अगर यहां तक बात समझ में आती है तो बेटा जी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। अब इसके अंदर पढ़ना पहले सवाल को, फिर बात करेंगे। पढ़ना पहले सवाल को, फिर बात करेंगे। एक पिस्टन सिलेंडर सेटअप में 0.04 मोल आदर्श गैस स्थिर ताप पर 50 ml से 375 ml तक 37 डिग्री सेल्सियस पर उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होती है। बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, तो आइए लिख ले। हमें बोल रहा है गैस के मोल है 0.04 मोल। ठीक है, हमें कह रहे हैं स्थिर ताप मतलब समतापीय प्रक्रम है, स्थिर ताप मतलब समतापीय प्रक्रम है। 50 ml से 375 ml तक, 50 ml से 375 ml तक, 50 ml से 375 ml तक 37 डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस मतलब इनको जोड़ दोगे, इन्हें जोड़ोगे तो क्या बनेगा? इन्हें जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 310 केल्विन के आसपास बनेगा। ठीक है जी। सवाल कह रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होती है और ऐसा करने पर 208 जूल ऊष्मा अवशोषित होती है। अगर 208 जूल ऊष्मा अवशोषित होती है तो Q का मान हो गया प्लस 208 जूल। ठीक है, ये हो गया ताप और ये हो गया आयतन का बदलाव। सही है? ठीक है जी। ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है। अब सवाल कह रहा है इसके लिए Q तथा W का मान क्या होगा? तो भाई Q तो तुम्हारा यहीं आ गया प्लस 208। अगर Q आ गया प्लस 208 तो ध्यान से देखो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया और ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, B और C दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। A और D में से आंसर आना चाहिए। Q तो प्लस 208 दोनों में आ ही गया। अब W की बात करनी है
तो बेटा बच्चे क्या करते हैं, यहां पे सारा डेटा देख के क्वेश्चन में लग जाते हैं कि अच्छा उत्क्रमणीय प्रसारण है, माइनस nRT ln v2/v1 लगाएंगे, W निकालेंगे, आंसर आएगा। और बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, और आपको ln वेलन का डेटा भी दिया हुआ है, तो आपका वैसे ही दिमाग चल जाता है। पर भाई साहब थोड़ी सी अक्ल लगाओ, थोड़ी सी अक्ल। सवाल ने समतापीय प्रक्रम कहा है। अगर समतापीय प्रक्रम है तो समतापीय का मतलब क्या है? समतापीय का मतलब है डेल्टा टी का मान 0। समतापीय का मतलब क्या है? डेल्टा टी का मान 0। अगर डेल्टा टी का मान है 0 तो हम बोलेंगे कि डेल्टा यू का मान 0 हो गया। डेल्टा यू का मान 0 हो गया, एनसीवी डेल्टा टी। अगर डेल्टा यू का मान 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। यदि डेल्टा यू 0 हो गया तो हम बोलेंगे क्यू किसके बराबर हो गया? माइनस डब्ल्यू के। अगर Q बराबर हो गया माइनस डब्ल्यू के तो भैया अगर Q है तुम्हारा प्लस 208 जूल तो W तो ऑटोमेटिकली हो गया ना माइनस 208 जूल। क्यों उसके लिए कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करना है? कैलकुलेशन करोगे सेम ही आंसर आएगा, बट इतना समय किसके पास है बॉस? उसे तुमसे मजदूरी थोड़ी करवानी है, उसे सिर्फ चेक करना है कि तुम कितना स्मार्टली सवाल आंसर कर सकते हो। तो वो तो ऐसे ही हो गया। अगर ऐसे ही हो गया तो Q अगर प्लस 208 है तो W को माइनस 208 होना पड़ेगा, और इसी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। Q और W का साइन जो है वो ऑपोजिट होगा। समझ आई बात अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। अगर यहां तक बात समझ में आती है तो आइए इस सवाल पे आते हैं। जल्दी से करेंगे इस सवाल को, 1 मिनट से भी कम टाइम, 1 मिनट से क्या 30 सेकंड से भी कम टाइम। पढ़ो सवाल। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। पहला कथन ही पढ़ लो, कार्य एक अवस्था फलन है। भाई साहब यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि यही गलत आंसर है। मैंने आज का सेशन शुरू ही इस सवाल से किया था कि पथ फलन और अवस्था फलन कौन होते हैं, तो कार्य आप सबको पता चलना चाहिए कि एक पथ फलन है। अगर कार्य एक पथ फलन है तो ऑब्वियस सी बात है अवस्था फलन तो नहीं हो सकता, और अगर अवस्था फलन नहीं हो सकता तो ये ही पहला स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया है? असत्य। और अगर ये हो गया असत्य तो ये आंसर नहीं हो सकता। कार्य आपका क्या है? पथ फलन है, अवस्था फलन नहीं है। ठीक है, समझ आई बात अच्छे से? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो जी, अगर यहां तक बात समझ में आ रही है, अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़े इसको। स्थिर ताप पर एक अभिक्रिया हो रही है जो नीचे आपको दी हुई है। आपको कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H माइनस डेल्टा U का मान क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H माइनस डेल्टा U का मान क्या होगा? तो बेटा सीधी सी बात है यार, जब भी आप थर्मोकेमिस्ट्री का कोई सवाल करें, इस रिलेशन के बिना आप कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। जैसे प्रथम जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ होता है वो बहुत वहां काम आता है, वैसे सेकंड थर्मोकेमिस्ट्री में ये इक्वेशन बहुत काम आती है। तो डेल्टा H बराबर है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। आपसे डेल H माइनस डेल U का मान पूछा जा रहा है। अगर डेल H माइनस डेल U का मान पूछा जा रहा है तो ये मान किसके बराबर है? डेल NG/RT के बराबर। ये मान किसके बराबर है? डेल NG/RT के बराबर। अगर ये मान डेल NG/RT के बराबर है तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा NG का मान कितना आया? इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा NG का मान कितना आया? तो गैसीय मोल प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्री माइनस गैसीय मोल रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्री, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4, तो प्रोडक्ट हो गया 3 + 4 माइनस रिएक्टेंट में देखोगे तो ये आ गया 5 और यहां कुछ नहीं दिया हुआ तो 1, तो ये हो जाएगा 1 + 5। तो हम बोलेंगे 7 - 6, डेल्टा NG का मान हो गया 1। डेल्टा NG का मान क्या हो गया? 1। अगर डेल्टा NG का मान हो गया 1 तो डेल H माइनस डेल U का मान कितना होगा? 1 × R × T, तो वैल्यू आएगी RT। वैल्यू क्या आएगी? RT। और अगर वैल्यू आएगी RT तो ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी वाला। दैट्स इट। क्लियर है? समझ आई बात? ये आ गया आंसर। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है और कभी कभी डायरेक्टली इस तरीके का सवाल भी पूछ लेता है। जल्दी हो जाता है क्वेश्चन कुल मिला के। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया तो आओ वापस थर्मोडायनेमिक्स की तरफ आ गए। ये क्वेश्चन देखो, यहां पे ये एस जो है ये कैपिटल है, स्मॉल नहीं है।
ठीक है जी, पढ़ना सवाल जरा ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान है 35.5 किलो जूल पर मोल तथा डेल्टा एस का मान है 83.6 किलो जूल पर मोल, तो आपको बताना है यह अभिक्रिया स्वतः कब होगी, स्वतः कब होगी ताप के हिसाब से। तो बेटा ध्यान से सोचो, अगर किसी अभिक्रिया के स्वतः होने का फैसला करना है तो कोई भी अभिक्रिया स्वतः प्रक्रम कब होती है, स्वतः कब होती है? जब उसका डेल्टा जी जो है वो होता है ऋणात्मक। अभिक्रिया स्वतः कब होती है? जब उसका डेल्टा जी कैसा होता है, ऋणात्मक या होता है नेगेटिव। सही है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, डेल्टा जी का मान क्या होता है? डेल्टा जी का मान होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का मान होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये चीज होती है यहां, तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का मान हो जाएगा लेस देन जीरो। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। स्वतः प्रक्रम इसी को कहते हैं। अगर इसी को कहते हैं तो बेटा जी डेल्टा एच का मान हम लिख सकते हैं लेस देन हो जाएगा टी डेल्टा एस से, या इस चीज को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि टी डेल्टा एस जो है वो आपका ज्यादा हो जाएगा डेल्टा एच से, है ना? तो बेटा यहां से आप देखो जो आपका ताप है वो ज्यादा हो जाएगा डेल एच बाय डेल एस से। जो आपका ताप है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा डेल एच बाय डेल एस से। अगर आपका ताप ज्यादा हो गया डेल एच बाय डेल एस से, तो सिंपल सी बात है, आपको डेल एच भी पता है, आपको डेल एस भी पता है, अब वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। यूनिट का खास तौर पे ख्याल रखते हुए, यूनिट का खास तौर पे ख्याल रखते हुए, तो देखिएगा हम बोलेंगे जो ताप है वो किससे ज्यादा हो गया? डेल एच है 35.5 किलो जूल ना, तो 35.5 इंटू 10 की घात 3 जूल पर मोल डिवाइडेड बाय डेल एस क्या हो गया? 83.6 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये केल्विन जो है कैपिटल के आएगा। तो बेटा जब इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी, T जो है वो ग्रेटर देन होगा 425 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 425। आंसर आ गया 425। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सही है, समझ आ रही है बातें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? पक्का ना? ठीक है, बस आ गया सॉल्व हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें इसकी कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो मैंने पहले भी समझाया था, मैं फिर से समझा रहा हूं, अप्रॉक्स लेना शुरू करो। 35.5 को 56 मान लो, 83.6 को 84 मान लो, मतलब 35.5 को 36 मान लो, 56 नहीं 36, तो 36/84 इंटू 1000। 36 और 84 को 2 की टेबल से काटो जहां तक कट सकता है, फिर उस 1000 को यूज करके सॉल्व कर लो, 425 के आसपास आंसर आ जाएगा। सही है, पक्का आंसर आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा? किस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा? आपको 4 अभिक्रियाएं ऑप्शन में दी हुई हैं। तो अब ध्यान से सोचिए, मैंने कहा था थर्मोकेमिस्ट्री का कोई सवाल ऐसा होगा ही नहीं जहां डेल्टा एनजी काम ना आए, तो हम बोलेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। अब अगर आपको डेल एच और डेल यू को बराबर करना है, वो जब भी संभव है जब इस चीज की वैल्यू क्या हो? जीरो। वो जब भी संभव है जब इस चीज की वैल्यू क्या हो? जीरो। अब इस चीज की वैल्यू जीरो, तो आर तो वैसे ही फिक्स वैल्यू होती है 8.3, तो जीरो हो नहीं सकता। ताप की एक वैसी ही फिक्स वैल्यू होती है, तो बचा क्या? डेल्टा एनजी बचा। अगर डेल्टा एनजी बचा तो डेल्टा एनजी जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो होगा। अगर डेल्टा एनजी जीरो होना चाहिए तो कुल मिला के हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे जहां हमें डेल्टा एनजी जीरो दिखाई दे। हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे जहां हमें डेल्टा एनजी का मान जीरो दिखाई दे। अगर डेल्टा एनजी का मान जीरो दिखाई दे तो देखिए ध्यान से, ए ऑप्शन कह रहा है H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr, तो डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट के स्टोइक्योमेट्रिक मोल माइनस रिएक्टेंट के स्टोइक्योमेट्रिक मोल। आंसर आ गया 0। 2 माइनस 1 प्लस 1। सही है। अच्छा, बी ऑप्शन सॉलिड, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। प्रोडक्ट के स्टोइक्योमेट्रिक मोल मतलब 2 प्लस 1
माइनस रिएक्टेंट में सिर्फ कार्बन सॉलिड है तो वो तो शामिल नहीं होगा, सिर्फ 2H2O का 2 आएगा, तो 3 - 2 क्या आ जाएगा 1। अच्छा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन PCl5 से PCl3 और Cl2 बन रहा है, तो यहां पे डेल्टा Ng क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में PCl3 और Cl2 माइनस रिएक्टेंट में केवल PCl5, तो 2 - 1 सॉल्व हो गया आ गया 1। ठीक है, और आखिरी ऑप्शन देखिए, आखिरी ऑप्शन देखिए, 2CO + O2 गिव्स 2CO2, तो CO2 प्रोडक्ट में है सिर्फ 2 और रिएक्टेंट में है 2 + 1, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा -1। तो बेटा एक बात बताओ, आपको सबके डेल्टा Ng पता चल गए, आप क्या ढूंढ रहे थे, सिर्फ जीरो वाला। अगर जीरो वाला ढूंढ रहे थे तो जीरो वाला तो अपन को मिल गया ना यार। अगर जीरो वाला मिल गया पहले वाला, तो हमारा आंसर ही क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, बात खत्म, पैसा हजम। सही है, डेल H डेल U के बराबर करना था, आ गया। ठीक है साहब, समझ आई बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर यहां तक केसेस समझ में आते हैं तो आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सवाल कह रहा है किसी आदर्श गैस के नमूने के लिए यदि स्थिर ताप पर दाब Pi से Pt हो जाता है तो उसके लिए एंट्रोपी का चेंज क्या होगा। आपको एंट्रोपी के परिवर्तन का सूत्र बताना है, एंट्रोपी के परिवर्तन का सूत्र बताना है। अगर एंट्रोपी के परिवर्तन का सूत्र बताना है तो बेटा जी याद करो डेल्टा एस के फॉर्मूले। एक फॉर्मूला तो होता था ये, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। एक फॉर्मूला होता था ये, NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। सही है क्या, ये दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। अब आपको दाब के टर्म में आंसर देना है तो पहले वाले फॉर्मूले का तो हमारा कोई काम है नहीं, तो इस फॉर्मूले को हम हटा देंगे, इस फॉर्मूले को हटा देंगे, इसको रखेंगे। सर ने कहा है भैया स्थिर ताप, सवाल ने कहा है स्थिर ताप। स्थिर ताप का मतलब T1 और T2 बराबर, और इसका मतलब डेल्टा T का मान 0, डेल्टा T का मान 0। अगर T1 और T2 बराबर तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ln1 0 ही होता है, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म आपका 0 हो गया तो डेल्टा एस का फॉर्मूला हो गया NR ln P1/P2। क्या हो जाएगा, NR ln P1/P2। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो चलेगा, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो चलेगा। तो बेटा जी यहां पे ना ये जो है NR ln, इसको Pi/Pt लिखिएगा, इसको Pi/Pt लिखिएगा और फिर ये वाला आपका सही हो जाएगा। एक करेक्शन है छोटा सा यहाँ पे, ठीक है। NR ln P1/P2, तो ये Pi और Pt लिख देंगे और ये चल जाएगा, ठीक है। या फिर यहां T नहीं आना चाहिए था तो ये हमारा आंसर हो जाता, बट कोई बात नहीं, छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे Pi और Pt, ठीक है। हमने आपके सामने सॉल्व किया, P1 है Pi जो प्रारंभिक है और P2 है जो फाइनल है, तो NR ln Pi/Pt। सही है साहब, समझ आई बात, आ गया आंसर। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, तो क्या कह रहा है सवाल, आपको पढ़ो ध्यान से। तो बेटा सवाल कह रहा है कि जल के गलन की ऊष्मा का मान आपको दिया है 1.435 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। आपको कह रहा है बर्फ के गलन के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलर एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या होगा। मोलर एंट्रोपी परिवर्तन, तो समझो बात, हम बोलते हैं डेल्टा एस गलन जो होता है ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एच गलन अपॉन गलनांक, अपॉन गलनांक, यही तो होता है, यही होता है। डेल्टा एस गलन का मान क्या होता है, डेल एच गलन अपॉन गलनांक। डेल एच गलन क्या हो जाएगा, तो गलन की ऊष्मा का मान है हमारे पास 1.435 किलो कैलोरी पर मोल, तो हम बोलेंगे 1.435 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर मोल, ये आ गया। और अगर हम इसको गलनांक से डिवाइड करेंगे, गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273, क्या हो गया 273। अब इसको सॉल्व करना है, अगर इसको सॉल्व करना है तो देखिए ध्यान से, हम बोलेंगे 1435 इंटू 10⁻³ वो डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 10⁻³ इंटू 273, इससे तो ये कट गया,
इससे तो ये कट गया। अब देखो ये लगभग लगभग बन गया 1435/273। अब इसको अगर तुम लमसम भी सोचो, लमसम भी सोचो, तो क्या सोच सकते हो, क्या आंसर आ सकता है? लमसम अगर आइडिया लगाएं तो 3 की टेबल से तो ऊपर वाला भी नहीं कट रहा ना, 3 की टेबल से तो ये भी नहीं कट रहा। इसको अगर लगभग माने 1400 अप्रोक्सीमेशन के लिए और नीचे वाले को माने 300, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, इससे क्या वैल्यू आएगी? 3 4 12, ठीक है, फिर 2 पॉइंट समथिंग, तो 4.6 समथिंग आएगा। मतलब लगभग 5 के आसपास आंसर आना चाहिए, और अगर 5 के आसपास आंसर आना चाहिए तो ये रहा ऑप्शन 5 के आसपास, हो गया टिक। ऐसे अप्रोक्सीमेशन दिमाग से आंसर निकालना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, और कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा तो ऐसे थोड़ी कि इसको सॉल्व ही नहीं करके आओगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग से खेलोगे, थोड़ा थोड़ा अप्रोक्स लोगे, आंसर आ जाएगा। तुम देखो ऑप्शन कितने दूर दूर हैं, तो समझ आ ही रहा है 5 के आसपास आंसर आ सकता है, ठीक है ना? समझ आई बात अच्छे से? पक्का? बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आता है सवाल, तो बेटा जी अगले सवाल पे आते हैं। ये अभी रीसेंट आया है, रीसेंट सवाल आया है अभी 2022 या 21 में। क्या कहा इस सवाल ने? निम्न में से कौन सा विकल्प 1 मोल आदर्श गैस के लिए Cp एवं Cv के सही संबंध को दर्शाता है? तो 1 मोल गैस के Cp और Cv के संबंध को दर्शाना है, तो हम बोलेंगे, सीधी सी बात है ना यार, Cp माइनस Cv किसके बराबर हो गया? R के बराबर। Cp माइनस Cv किसके बराबर हो गया? R के बराबर। ये 1 मोल के लिए है ही रिलेशन, और इसे इनफैक्ट बोलते भी है मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स समीकरण बोलते हैं। Cp माइनस Cv किसके बराबर हो गया? R के बराबर हो गया, ठीक है? पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आता है तो आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। आखिरी सवाल हमारे आज का, और दिमाग लगाने वाला सवाल है, अच्छा सा सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल है। देखो आपको एक अभिक्रिया दी है 2Cl गैस, और इससे बन रहा है Cl2 गैस। मतलब हम इसको अगर ढंग से लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 क्लोरीन परमाणु से मिलके एक क्लोरीन अणु बना, 2 क्लोरीन परमाणुओं से मिलके एक क्लोरीन अणु बना, ठीक है? 2 क्लोरीन परमाणुओं से मिलके यदि एक क्लोरीन अणु बना है, तो आपको बताना है इसके लिए उचित विकल्प क्या है डेल H और डेल S के टर्म्स में, डेल H और डेल S के टर्म्स में। अगर डेल H और डेल S के टर्म्स में बताना है तो बेटा पहली बात तो डेल H की बात कर देते हैं। 2 परमाणुओं से मिलके एक अणु बन रहा है, मतलब हम बोले बंध बन रहा है, और जब भी एक आबंध बनता है, जब भी एक आबंध बनता है, हम कहते हैं ऊर्जा जो है वो अवशोषित होती है कि रिलीज होती है? जब भी एक आबंध बनता है, ऊर्जा जो है वो क्या होती है? उत्सर्जित होती है। जब 2 परमाणु पास आएंगे बंध बनाने के लिए, तो ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी, मतलब डेल H का मान क्या होगा? ऋणात्मक। अब हम बात करें डेल S की, तो अगर डेल S की बात करें तो हम कहेंगे 2 परमाणु फ्री थे, उनको मिला के तुमने क्या कर दिया? एक अणु बना दिया। 2 फ्री परमाणु थे, मिला के तुमने उनको एक अणु बना दिया, मतलब तुमने क्या की? उनकी रैंडमनेस को कम कर दिया, उनके मूवमेंट को कम कर दिया। अगर उनके मूवमेंट को कम कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जी, डेल H तो आपका लेस देन 0 हो ही रहा था, आपका डेल S भी क्या हो गया? लेस देन 0। अगर डेल H भी लेस देन 0, डेल S भी लेस देन 0, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये डेल H लेस देन 0। क्यों? क्योंकि भैया जब नया बंध बनता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसके लिए डेल H का मान ऋणात्मक होता है। और अगर आपके 2 फ्री परमाणु मिलके एक मुक्त अणु में कन्वर्ट होते हैं, मुक्त नहीं, आपके मुक्तता तो कम हो रही है, एक फिक्स अणु में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो परमाणु फ्री होने के लिए तो गायब हो गए, गायब हो गए, तो डेल S का मान क्या हो गया? ऋणात्मक। मतलब उनके एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो गया? कम हो गया, ऋणात्मक हो गई वैल्यू। ठीक है जी, समझ आई बात? अगर ये ऑप्शन भी टिक होता है तो बेटा जी इसी के साथ हमारा ये टॉपिक का PYQ खत्म होगा। इसका होमवर्क मैं बोलूंगा, एक बार इसकी NCERT और NCERT के सारे सवाल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर को भी कर दिया काम तमाम। अब आपके कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के चैप्टर आएंगे, और फिर हम फिर से मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के आगे के चैप्टर्स को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।